तो मैं स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे महाडिस्कॉम का जो 2018 में जो पेपर हुआ था जीईटी का, या फिर हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर का जिसे हम लोग कह सकते हैं डिग्री लेवल का जो पेपर हुआ था, उसके मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ये आपको क्वेश्चंस बाकी कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, यूट्यूब पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक्सक्लूसिवली अपने चैनल पे ये सारे क्वेश्चन डिस्कस होने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लास इंसुलेटर इज यूज अप टू। यहाँ पे मैंने डायग्राम में आपको शो किया है ग्लास इंसुलेटर, जिन्हें नहीं पता रहेगा। इंसुलेटर बेसिकली क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रिकल करंट को पास करने नहीं देता है। तो मोस्टली जो ग्लास इंसुलेटर है हमें ट्रांसमिशन टावर पे या फिर अपना जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो ग्लास इंसुलेटर का जो वोल्टेज लेवल है वो हम लोग अप टू 33 kV तक इसको यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं। पोर्सिलिन का मैक्सिमम जगह पे आपने दिखा रहेगा ब्राउन कलर का जो रहता है, लेकिन ग्लास इंसुलेटर है वो अप टू 33 kV तक हम लोग मैक्सिमम जगह पे वो यूज़ करते हैं। जिसके लिए आपको वोल्टेज लेवल वगैरह पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक सर्किट क्वांटिटी ऑफ ईएमएफ इज एनालॉगस टू द मैग्नेटिक सर्किट क्वांटिटी ऑफ। ओके, यानी कि क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में एक क्वांटिटी होती है ईएमएफ, तो उसी के तरह सिमिलरली अगर कोई मैग्नेटिक सर्किट रहेगा तो ईएमएफ की तरह कौन सिमिलर रहता है मैग्नेटिक सर्किट में। ईएमएफ मतलब बेसिकली वोल्टेज के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। ईएमएफ मतलब वोल्टेज है जिसके वजह से एक सोर्स ही है एक टाइप का। तो सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में क्या है ऐसा सोर्स की तरह दिखने वाला, ऑप्शन चेक करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटोमोटिव फोर्स या फिर रिलक्टेंस। ओके, तो 5 ऑप्शन में से क्या करेक्ट रहेगा। तो जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में होता है एमएमएफ यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ओके, ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। एक बार थोड़ा डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं दोनों में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और मैग्नेटोमोटिव फोर्स में क्या है या फिर सिमिलरिटीज़ क्या है, तो उसके बेसिस पे हमें समझने में आसानी हो जाएगी। सो ईएमएफ इज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट फ्लोज, यानी कि हम लोग इसको एज वोल्टेज की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। ईएमएफ वोल्टेज को हम लोग एनालॉगस यूज करते हैं। सो एमएमएफ इज अ फोर्स डेवलप बाय 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द 1 टर्न ऑफ कॉइल, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वहाँ पे प्रेजेंट, जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, मल्टीप्लाई बाय कितने एम्पियर का करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, एन मल्टीप्लाई बाय आई। तो अगर हम लोग लास्ट में फॉर्मूला भी देखेंगे तो ये होता है एमएमएफ का फॉर्मूला आई एन या फिर एन मल्टीप्लाई बाय आई। ओके, ईएमएफ इज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो करंट फ्लो करने के लिए हमें वोल्टेज ज़रूरी होता है ऐसा कहा है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मतलब बेसिकली करंट के बारे में ही बात हो रही है। तो सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होने के लिए फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के लिए हमें एमएमएफ की रिक्वायरमेंट होती है। इसका यूनिट भी देख लेते हैं, वोल्ट्स जिसे हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज वोल्ट्स तो सेम ही है, तो उसका जो यूनिट है वो वोल्ट्स होता है। और ईएमएफ यूजुअली हम लोग ई लेटर से डिनोट करते हैं। सिमिलर जो एमएमएफ है उसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न। अभी एम्पियर टर्न क्यों आया, एम्पियर करंट का यूनिट होता है और टर्न तो नंबर ऑफ टर्न्स है, तो वो तो डायरेक्टली हमें पता है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है उसके हेल्प से ही हम लोग ये जो यूनिट है वो डिनोट करते हैं। सो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट या फिर एम्पियर टर्न इसका यूनिट है वो हो जाएगा। तो मैथमेटिकली ये जो वोल्टेज है या फिर ईएमएफ है इसको हम लोग डिनोट करते हैं W/Q, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, ये बेसिक सारी चीज़ें हैं हमने देख ली। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेसिप्रोकल ऑफ द परमियंस इज, ऑप्शन है ससेप्टेंस, कंडक्टेंस, रिएक्टेंस, रिलक्टेंस, एडमिटेंस। अभी जिनको पता नहीं होगा उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है ये जो 5 ऑप्शंस है वो। तो इसलिए एक बार काम करना, हमेशा नए क्वेश्चन जब भी मैं आपके स्लाइड पे आ जाए, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन खुद से रीड करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और फिर देखना अपना कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है या फिर कहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं अभी आंसर इसका क्या रहेगा। परमियंस पूछा है, तो परमियंस बेसिकली क्या है वो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। परमियंस इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ हाउ इजीली मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक मटेरियल और अ मैग्नेटिक सर्किट, यानी कोई भी एक मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी आसानी से कितनी इजीली पास हो सकता है, इसे हम लोग कहेंगे परमियंस। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं कि कितने आसानी से करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में कितने आसानी से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे परमियंस।
और इसके एग्जैक्ट रेसिप्रोकल पूछा है, रेसिप्रोकल ऑफ परिमेंस, यानी कि इसके उल्टा जो कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा या फिर रोकेगा, उसको इजीली पास करने नहीं देगा। सो मैग्नेटिक रिलक्टेंस इज अ अपोजिशन टू मैग्नेटिक फ्लक्स विद इन द मैग्नेटिक सर्किट फंक्शनिंग सिमिलर टू द रेजिस्टेंस। तो रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में और इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है रेजिस्टेंस। सिमिलर जैसे मैंने कहा था यहाँ पे परमियंस होता है मैग्नेटिक सर्किट में और इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है कंडक्टेंस। इसका मतलब कंडक्टेंस और जो रेजिस्टेंस है ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर अपोजिट हम लोग कह सकते हैं। सो परमियंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन रिलक्टेंस, करेक्ट। तो ये होता है यानी कि एग्जैक्ट उसका अपोजिट होता है। इसका यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ द परमियंस आर वेबर पर एम्पियर टन, ओके, वेबर पर एम्पियर टन या फिर हेनरी। तो इसको बाय हार्ट करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, मैंने तो कभी बाय हार्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे फ्लक्स का फॉर्मूला पता था। फ्लक्स होता था मेरा MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, ओके। यानी कि फ्लक्स को हम लोग बेसिकली किसके तरह कह सकते हैं? करंट होता है, I इज इक्वल टू MMF यानी कि EMF इलेक्ट्रिक सर्किट में यानी कि वोल्टेज, और जो रिलक्टेंस है वो सिमिलर टू द होता है रेजिस्टेंस। तो इसके बेसिस पे भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट और जो मैग्नेटिक सर्किट है उसको कंपेयर कर सकते हो। MMF का अभी हमने देखा था, ये फ्लक्स का फाई, MMF का फॉर्मूला देखा था N मल्टीप्लाई बाय I, करेक्ट। और ये है अपना यहाँ पे रिलक्टेंस, करेक्ट। तो अगर ये रिलक्टेंस मैंने इसी जगह पे रख दिया, ये रिलक्टेंस मैंने इसी जगह पे रख लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रिलक्टेंस इज इक्वल टू ये जो N और I है ये फाई के नीचे चला जाएगा, फाई अपॉन NI, और 1 अपॉन रिलक्टेंस है उसी को मैं परिमेंस कह सकता हूँ, करेक्ट। तो यही बन गया मेरा डायरेक्टली फॉर्मूला। बाय हार्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा जो हम लोग मैक्सिमम जगह पे यूज़ करते हैं तो भी आपका आसानी से काम हो जाएगा। तो जैसे परमियंस का यूनिट वेबर पर एम्पियर टर्न है, सिमिलरली हेनरी भी हम लोग उसको लिख सकते हैं, करेक्ट। हेनरी और किसका यूनिट है? तो इंडक्टेंस का यूनिट है, और इंडक्टेंस परमेबिलिटी में फॉर्मूला में आता है, इंडक्टेंस के फॉर्मूले में परमेबिलिटी वहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द लोड फैक्टर गिवन दैट द एवरेज लोड इज 80 मेगावाट एंड द मैक्सिमम डिमांड इज 150 मेगावाट। आपको लोड फैक्टर का वैल्यू पूछा है, क्या होगा? तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लोड फैक्टर होता है एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग ट्रांसको में भी ये जो फॉर्मूलाज वगैरह है ये यूज़ करते हैं। उसका डेली एवरेज लोड कितना है, मैक्सिमम डिमांड कितना गया है वो पर्टिकुलर डे में, तो लोड फैक्टर हम लोग डेली है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए ये जो एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इकोनॉमिक पावर सिस्टम के जो फॉर्मूला है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपको आगे आने वाले जॉब में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको ये पता होने ही चाहिए, ओके। एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, गिवन क्वेश्चन में दिया ही था उन्होंने एवरेज लोड का वैल्यू और मैक्सिमम डिमांड का वैल्यू, सिर्फ डायरेक्टली आपको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। 0.53 अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी के तरह बाकी के और भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन अपना अमेजिंग इंजीनियर्स का ऐप है, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो लेक्चर है वो देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल रिकमेंड करूँगा मैं, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोड कर्व क्या होता है, किसके बीच में हम लोग प्लॉट करते हैं, ये मैंने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। वहाँ पे एवरेज लोड क्या होता है, एवरेज डिमांड मतलब क्या होता है, मतलब बेसिकली एरिया अंडर द लोड कर्व डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, डेली एवरेज लोड, मैक्सिमम एवरेज लोड, ईयरली एवरेज लोड, इससे क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। सिमिलरली डिमांड फैक्टर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं और मल्टीपल फार्मूलाज है जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। मैंने बहुत सारे ट्रिक यूज़ करके अपने कोर्स में भी बताया है, तो अपना एक कोर्स है अमेजिंग इंजीनियर्स ऐप पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाओगे अमेजिंग इंजीनियर ऐप, आपका ऐप हमें मिल जाएगा, हमारा ऐप आपको मिल जाएगा। तो होम पे आते ही आपको ये कोर्स है वो दिखेगा, या फिर ये जो नीचे स्टोर टैब है वहाँ पे जाके आप ये वीडियोस है वो देख सकते हो। यहाँ पे पावर सिस्टम में 1 फ्री कंटेंट आपको दिखाई देगा और ये है इंट्रोडक्शन टू पावर सिस्टम। तो इसी लेक्चर में मैंने ये जो सारी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाए, जो स्क्रीनशॉट है ये एक्चुअल कोर्स के स्क्रीनशॉट है, तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ये चेक कर सकते हो।
इलेक्ट्रिकल मशीन्स का भी एक फ्री वीडियो है स्टार्टिंग का, वो आप देख सकते हो। पावर सिस्टम का भी एक फ्री कंटेंट है, वो आप देख सकते हो। डेफिनेटली ये जो वीडियो है वो देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, काम में आएगा। वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस भी आपके लिए लिए हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और आप अगर आपको महा ट्रांसको के साथ साथ अगर आप महा डिस्कॉम के लिए भी प्रिपरेशन करें तो उसका भी डेडिकेटेड कोर्स अपने पास अवेलेबल है, ट्रांसको का भी है और डिस्कॉम का भी है, ठीक है। तो डेफिनेटली जाके देखना एक बार, अमेजिंग इंजीनियर्स ऐप ऑन प्ले स्टोर iOS पे भी वो अवेलेबल है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर कंडक्टर कैन बी डिटरमाइन बाय। तो डीसी मोटर का जो कंडक्टर घूमता है फिर जो रोटर घूमता है उसका रोटेशन हम लोग किस लॉ के हेल्प से या फिर किस रूल के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं? एम्पियर्स लॉ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेंजिस लॉ या फिर फैराडेज लॉ। ओके, वीडियो पॉज करना, एक बार खुद से देखना, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इसका ट्रिक भी बताता हूँ अभी थोड़ी देर में कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने खुद से अटेम्प्ट किया रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जहाँ पे हम लोग जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है या फिर कंडक्टर का डायरेक्शन है वो हमें अननोन होती है। जैसे मोटर में हमें सप्लाई तो हम लोग देते हैं, लेकिन डायरेक्शन कहाँ पे जाएगी, क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज गिरेगा या फिर किस डायरेक्शन में घूमेगी, हम लोगों को पता नहीं होता है। तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें अननोन होती है, हमें फाइंड आउट करना होता है। मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है हमें पता होता है। तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में बहुत बार स्टूडेंट कन्फ्यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का शॉर्ट फॉर्म हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल, ओके। और दूसरा होता है अपने पास जनरेटर, दो है, एक मोटर होता है और एक जनरेटर होता है, ओके, जनरेटर, और एक होता है राइट हैंड रूल। तो इन दोनों में ही हमें कन्फ्यूजन होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो ट्रिक है इसकी, यहाँ पे मोटर में एक ही बार आर यूज़ हुआ है और लेफ्ट हैंड रूल में भी एक ही बार आर यूज़ हुआ है। अगर आप जनरेटर का स्पेलिंग देखोगे तो यहाँ पे 2 बार आर यूज़ हुआ है और राइट हैंड रूल में भी 2 बार आर हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक के हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड रूल में क्या फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड रूल में क्या फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें, ओके। ये सिर्फ मैंने ट्रिक बताया ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन डिटेल में लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, राइट हैंड रूल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन ड्रॉज द करंट एट, सबसे फेवरेट टॉपिक है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया होगा, इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा। तो जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है उसे हम लोग लीडिंग पावर फैक्टर है वो करंट है वो ड्रॉ करती है, फिर बेसिकली वो लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करती है। तो ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व से। तो ये मैंने डिटेल में अपने कोर्स में भी बताया था, उसका ही स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपने सिर्फ मोटर का भी याद रखा तो भी आपको जनरेटर का है वो याद हो जाएगा। मोटर का हमेशा यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसी से याद रखना चाहिए। तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर एंड एक्ट्स एज अ कैपेसिटर की तरह आप बिहेव कर सकते हो या फिर समझ सकते हो। जहाँ कहीं पे भी मुझे कैपेसिटिव बिहेवियर चाहिए वहाँ पे मैं नो लोड पे या फिर लाइटली लोड पे मैं वहाँ पे सिंक्रोनस मोटर को रन करूँगा, ताकि वो एज अ कैपेसिटिव बिहेव या फिर लीडिंग पावर फैक्टर पे बिहेव करने लगेगा, ओके। तो मोटर है, ओवर एक्साइटेड है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस पे मैंने आई एफ लिया है, यानी कि एक्साइटेशन, फील्ड एक्साइटेशन जिसे हम लोग कहते हैं, फील्ड को हम लोग एक्साइट करते हैं। आई माने करंट, एफ माने फील्ड। तो फील्ड को मैं एक्साइट करूँगा तो ये नॉर्मल वैल्यू है, डॉटेड लाइन है वो, इसके आगे ज़्यादा है, इसके नीचे कम है, यानी कि अंडर और ओवर। तो ओवर एक्साइटेड जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करती है, और अगर अंडर है तो वो लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगी। और इसके एग्जैक्ट उल्टा अपोजिट यहाँ पे रहेगा, ओवर पे ये लैगिंग करेगा, अंडर पे ये लीडिंग करेगा। तो सिर्फ आपने ये मोटर और ये जो लीडिंग है ओवर एक्साइटेड पे, यही सिर्फ आपने अगर याद रखा तो आपको बाकी के आसानी से समझ में आ जाएंगे, ओके। बाकी कोई भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके एग्जैक्ट अपोजिट आएगा, यहाँ पे लैगिंग है तो लीडिंग आएगा, लीडिंग है तो लैगिंग आएगा। यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन के ऊपर मतलब ज़्यादा है, नॉर्मल कंडीशन के नीचे मतलब अंडर यानी कि कम है। तो एग्जैक्टली ये डॉटेड लाइन पे क्या रहेगा? तो यहाँ पे यूपीएफ यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा। यहाँ पे दोनों जगह पे यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा अगर मेरा मोटर या फिर जनरेटर नॉर्मल एक्साइटेड है तब, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अ शंट जनरेटर डिलीवर्स 195 एम्पियर एट अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 volts. The armature resistance and a shunt field resistance are
0.02 ohms, 50 ohms रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जनरेटेड ईएमएफ। ओके, फटाफट वीडियो पॉज करना, खुद से डायग्राम निकाल के एक बार ट्राई करना और देखना आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे शायद मिस्टेक हो सकता है करंट कंसिडर करते वक्त। ओके, आई होप आपने ट्राई किया रहेगा सीरियसली तो लॉयली। तो बढ़ते हम लोग अभी उसके आंसर की तरफ। क्या दिया था, टर्मिनल वोल्टेज है 250 दिया था। आर्मेचर रेजिस्टेंस जो कुछ भी क्वेश्चन में है वही मैं लिख रहा हूँ, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है और शंट फील्ड रेजिस्टेंस दिया है। और अगर आप जितने बार मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको देख के ही पता चलेगा कि आर्मेचर रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस होता है वैल्यू वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है फील्ड रेजिस्टेंस के मुकाबले। ये आप जितने बार क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आपको एक पैटर्न है वो उसमें रिकॉग्नाइज करते जाओगे। ओके, उसके बाद दिया है उन्होंने करंट का वैल्यू दिया है। करंट क्या है, लेकिन यहाँ पे 2-3 करंट होते हैं, एक फील्ड का करंट होता है, एक आर्मेचर करंट होता है और एक लाइन का करंट होता है। तो इन्होंने क्या कहा है, अ शंट जनरेटर डिलीवर्स 195 एम्पियर, मतलब यहाँ से जो इस पार्ट से जो निकलेगा करंट वो डिलीवर कर रहा है, तो ये हमें IA कंसिडर करना पड़ेगा जो है 195 एम्पियर। ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करूँगा, एक सिंपल KVL लगाऊंगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, EA का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उन्होंने दिया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जनरेटेड EMF, यानी कि ये जो जनरेटर है यहाँ पे कितना EMF है वो जनरेट हो रहा है, यानी कि EA का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे KVL लगाया, -EA प्लस IARA प्लस VT। तो EA मैंने अगर एक जगह पे लिया तो होगा EA इज इक्वल टू VT प्लस IARA। कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, अपना आंसर इजीली आ जाएगा। बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। फील्ड रेजिस्टेंस इन्होंने दिया था लेकिन उसका कोई भी काम नहीं है, सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, सिर्फ इसी के हेल्प से हमारा आंसर है वो निकल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 254 इसका करेक्ट आंसर रहेगा गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं आगे। द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ DC जनरेटर कैन बी इंक्रीज बाय। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे अगर आपने पता भी पढ़ा होगा पहले, तो भी कुछ ना कुछ नया सीखने को जाएगा। तो ध्यान से देखना अभी हम लोग जो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो, ठीक है। DC जनरेटर है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस अगर मैंने इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग समझते हैं, अगर आपने देखा रहेगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। ये है सपोज एक N1 स्पीड पे मेरा जो जनरेटर है वो घूम रहा है, यानी कि जनरेटर वो घूम रहा है और वहाँ पे मुझे जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है। ओके, क्रिटिकल रेजिस्टेंस आपने पढ़ा रहेगा कि उससे हमेशा कम होना चाहिए जो फील्ड करंट है वो, अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस नहीं होगा, उसके वजह से जो जनरेटर है वो मेरा स्टार्ट ही नहीं होगा। ऐसे आपने बहुत जगह पे पढ़ा रहेगा, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं एक बार क्या होता है। सपोज ओके, क्रिटिकल स्पीड मेरा ये है और अगर रेजिस्टेंस इसके कम है, ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, ये देखो ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक है और इसके एग्जैक्टली टेंजेंट है वो मेरा क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। तो ये जहाँ पे कट हो रहा है वहाँ पे मुझे EMF है वो मेरा बिल्टअप हो जाएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू इससे अगर कम है, सपोज कुछ इस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू इससे कम है, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे भी जहाँ पे लाइन कट हो रही है यहाँ पे भी मेरा EMF है वो डेवलप हो रहा है। इसको मैं ये 2 का वैल्यू देता हूँ सपोज। लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये तो स्लोप पता है ना, जितना स्लोप कम है उसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे कम होते जाएगा, यानी कि ये जो ऑरेंज कलर का लाइन है इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो इससे कम है। अगर सपोज मैंने रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ इस तरीके से बढ़ा दिया, ओके, रेजिस्टेंस का वैल्यू फील्ड करंट का जो फील्ड का जो रेजिस्टेंस है मेरा वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, तो अगर आप देखोगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन को कहीं पे भी टच नहीं करे, फिर क्रॉस नहीं करा है, फिर कर रहा है तो भी यहाँ कहीं पे वो उसको क्रॉस करेगा। ओके, तो यहाँ पे इतना वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस के लिए सफिशिएंट नहीं है, जितना रेसिडुअल वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग उसके आसपास ही वो रहेगा, तो एक्चुअल में जनरेटर की तरह वो बिहेव नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए जो मेरा रेजिस्टेंस है इट शुड बी लेसर देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ये हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से समझ लिया। ये N1 पर्टिकुलर स्पीड के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स था, ठीक है। अपना क्वेश्चन कुछ और है। सपोज N1 के लिए मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मिल रही है और अगर मैंने स्पीड उसका चेंज कर दिया, सपोज मैंने N2 का जो स्पीड है वो कम कर दिया, यानी कि N2 का सपोज एक स्पीड है तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से मिल रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे कुछ इस तरीके से मिल रही है, राइट।
तो अगर आप देखोगे, अगर मैंने क्रिटिकल रेजिस्टेंस सेम ही रखा जो N1 स्पीड पे था, तो क्या ये कहीं पे नए वाले स्पीड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको कहीं पे कट कर रही है क्या? नहीं, वहाँ पे ये कट नहीं कर रही। तो अगर मेरा N2 का स्पीड कम है तो उसका जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है वो भी उसके टेंजेंट ही होना चाहिए, यानी कि अगर मैंने स्पीड कम कर दिया तो उसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस भी इसके साथ कम होना चाहिए, यानी कि जो नया मेरा क्रिटिकल रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। अगर सिमिलरली मैंने स्पीड बढ़ा दिया यहाँ पे भी, तो उसके साथ साथ जो मेरा नया क्रिटिकल रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जाके ऑब्वियसली कट तो करना चाहिए, राइट। ये जो N2 का स्पीड है ये कम है N1 से, और अगर यही मेरा क्रिटिकल रेजिस्टेंस है तो ये कहीं पे भी इसको कट नहीं करेगा। अगर कट नहीं करेगा तो वोल्टेज बिल्डअप ही मेरा नहीं होगा। सो बेसिकली अगर मेरा स्पीड कम हो रहा है तो मेरा क्रिटिकल रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कम होना चाहिए लॉजिकली, और अगर बढ़ा तो बढ़ना चाहिए। इसको मैथमेटिकल टर्म से कुछ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अगर आपने डिटेल में डीसी मशीन पढ़ा रहेगा तो आपको पता है E इज इक्वल टू K5 ओमेगा R होता है, और ये को हम लोग VT के तरह ही कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने नो लोड पे कैरेक्टरिस्टिक है तो IRA मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ, तो VT इज इक्वल टू EA मैं इसको ऑलमोस्ट लिख सकता हूँ, करेक्ट। VT को हम लोग IF लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। ये देखो VT और IF, तो जितना वोल्टेज IF मल्टीप्लाई बाय RF से मिलेगा वही वोल्टेज मेरा VT से रहेगा, तो इसको मैं VT को IF से रिप्लेस कर सकता हूँ। और वी कैन से दैट IF और जो फाई है फ्लक्स होता है वो एक दूसरे के सिमिलर ही है, मतलब फ्लक्स IF के वजह से ही आता है, तो इसके लिए ये कांस्टेंट है, और ये भी अगर एक ही इक्वेशन में है तो वैसे भी यहाँ पे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। सो वी कैन से दैट RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा R, या फिर जो रेजिस्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। तो अगर मैंने जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, अगर मैंने स्पीड घटाया तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस भी मुझे घटाना पड़ेगा, और अगर मैंने स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो उसके साथ साथ क्रिटिकल रेजिस्टेंस भी मेरा इंक्रीज हो जाएगा। क्रिटिकल मतलब हमेशा याद रखना जो टेंजेंट होता है वो, तो इस कैरेक्टरिस्टिक के लिए अगर मुझे टेंजेंट निकालना है तो वो कुछ इस तरीके से निकालेगा। तो इसका जो स्लोप है वो घट गया, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस भी घटेगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर कैन बी इंक्रीज। कब इंक्रीज होगा? अगर मैंने स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द जनरेटर। ऑप्शन जो ए है वो मेरा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने कुछ नया सीखा है यहाँ पे, या फिर जो पहले अगर सीखा रहेगा, बाय हार्ट किया रहेगा, तो थोड़ा बहुत आपने यहाँ पे कंसेप्चुअली सीखा रहेगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है और जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मस्ट नॉट बी ऑपरेटेड विथ इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन सर्किटेड। तो कौन सा है? डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। करंट ट्रांसफॉर्मर है, कभी भी हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग उसका ओपन सर्किट नहीं रखते हैं, या तो कोई भी वहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं या फिर एक शॉर्ट लिंक वहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ओके, इसका रीज़न क्या है? अगर नेम प्लेट वगैरह भी आपने कहीं देखा रहेगा सिटी का, यहाँ पे लिखा भी है क्वेश्चन, हाई वोल्टेज इफ सेकेंडरी इज ओपन। अगर सेकेंडरी साइड मैंने ओपन रख दिया सिटी का तो यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज है वो अपीयर हो जाएगा। ओके, ऐसा क्यों होता है? सपोज मैंने यहाँ पे लोड लगा दिया, एक दो रीज़न है, एक तो है अपना सिटी है वो सैचुरेट कर जाएगा, सिटी सैचुरेशन कर जाएगा, और दूसरा है यहाँ पे सेकेंडरी साइड पे मेरा हाई वोल्टेज आ जाएगा। तो ये क्यों होता है? तो देखो, सपोज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मैंने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने एक लोड कनेक्ट कर दिया। ओके, लोड कनेक्ट करने के वजह से यहाँ पे एक करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ एक फ्लक्स है वो जनरेट हो जाएगा। ये जो फ्लक्स है ये ओरिजिनली सेटअप फ्लक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। ओके, हमें ये तो पता है प्राइमरी में करंट आता है, उसके वजह से फ्लक्स है वो सेटअप होता है। इस फ्लक्स के वजह से यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है, लोड कंप्लीट होने के कारण, सर्किट कंप्लीट होने के कारण यहाँ पे करंट फ्लो होता है, और इस करंट के वजह से एक नया फ्लक्स है वो जनरेट होता है जो इस ओरिजिनल फ्लक्स को कम करने की कोशिश करता है। ओके, सपोज अगर मैंने यहाँ से लोड ही हटा दिया तो ये करंट ही फ्लो नहीं होगा। ये करंट अगर फ्लो नहीं हुआ
तो यहाँ पे अपोजिट करने के लिए, अपोजिशन करने के लिए ओरिजिनल फ्लक्स को कोई दूसरा फ्लक्स ही नहीं बनेगा, काउंटर फ्लक्स ही नहीं बनेगा। तो इसलिए ये फ्लक्स बहुत बढ़ के सिटी है वो मेरा सैचुरेट कर जाएगा। ओके, तो सिटी आपको बेसिकली पता है, इट इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि प्राइमरी साइड में सिर्फ सिंगल टर्न होता है और सेकेंडरी साइड में मेरा मल्टीपल है वो टर्न्स होता है। तो इसको हम लोग हाई वोल्टेज क्यों आएगा ये समझने के लिए हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूलेस का यूज़ करेंगे। इतना तो मुझे पता है V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2, ये पता होना ही चाहिए। तो अगर मुझे V2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है वो V2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा V1 मल्टीप्लाई बाय N2/N1। ये सिर्फ मैंने क्रिस क्रॉस यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिए। सपोज हम लोग सिटी रेशियो अज्यूम करते हैं, ये है 100:1 का मेरा सिटी रेशियो है, और हमें ये तो पता है कि I1/I2 इज इक्वल टू N2/N2। जैसे वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि V1/N1 है, वैसे यहाँ पे अपोजिट होता है करंट के केस में। ये I1 है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा N1। तो बेसिकली N2/N1 का रेशियो मैं कह सकता हूँ कि 1000:1 है, अगर सिटी रेशियो मैंने 1000:1 कंसिडर किया तो। और V1 का जो वोल्टेज यानी कि प्राइमरी का जो वोल्टेज है, ये सपोज ये प्राइमरी का वोल्टेज है, जो मेरा लाइन है वो 33 kV का लाइन है, तो ये 33 kV हो जाएगा मेरा V1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, 33 kV N2/N1 है 1000:1, तो जो सेकेंडरी साइड में मुझे वोल्टेज मिलेगा वो 33,000 kV मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 33 मेगावोल्ट मिलेगा। यानी कि आप सोच सकते हो कि कितना हाई वोल्टेज मुझे सेकेंडरी में मिल जाएगा। एक्सट्रीमली हाई है, बहुत ही डेंजरस है। तो इसलिए हम लोग कभी भी सिटी को सेकेंडरी उसका है वो ओपन सर्किट नहीं रखते। तो इसलिए करंट ट्रांसफार्मर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। दो मैंने बताया आपको, एक तो सिटी सैचुरेट कर जाएगा और दूसरा है बहुत ही हाई वोल्टेज वहाँ पे अपियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड कंट्रोल बाय द फील्ड डाइवर्टर मेथड इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आप एक बार खुद से ट्राई करना या फिर मैं बता देता हूँ। सीरीज मोटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, जो अपना सीरीज में फील्ड वाइंडिंग होता है उसके साथ साथ हम लोग पैरेलल में एक डाइवर्टर या फिर बेसिकली एक रियोस्टेट या फिर रेजिस्टेंस है वो, वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट करते हैं। तो इसके हेल्प से जो नॉब अगर हमने कम ज़्यादा कर दिया तो इसमें से जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें से जो फ्लो होने वाला करंट है वो डाइवर्ट हो जाएगा, या फिर वो कम हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है हम लोग उसका पोजीशन है वो क्या करते हैं। ऑब्वियसली बढ़ेगा तो नहीं, डाइवर्ट होने के कारण इसके अक्रॉस का जो करंट है वो कम ही होगा। तो अगर आपको पता रहेगा जो फील्ड करंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स हम लोग लिख सकते हैं, और E इज इक्वल टू 5PN/60 इंटू Z डिवाइडेड बाई A। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए डीसी मोटर के लिए। तो यहाँ पे फ्लक्स है, पोल है, नंबर ऑफ पोल्स है, N है वो स्पीड है, Z है वो मेरा टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, और जो A है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स है। ओके, तो यहाँ पे जो पोल है, Z है और जो A है, ये सारे के सारे कांस्टेंट रहते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं अनलेस एंड अनटिल हम लोग मैकेनिकली कुछ चेंजेस ना करें। तो वी कैन से दैट जनरेटेड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द phi N, और वी कैन से दैट N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स। यानी कि फील्ड में से अगर फ्लो होने वाला करंट चेंज हुआ, ये फ्लक्स का वैल्यू अगर चेंज हुआ तो उसके वजह से जो मेरा स्पीड है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर फ्लक्स का वैल्यू कम हुआ तो स्पीड का वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो फील्ड डाइवर्टर मेथड है ये हम लोग DC सीरीज मोटर में यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड है स्पीड कंट्रोल के, सारे हमने अपने कोर्स में कवर कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। सो इन एन एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर फॉर आर्क क्वेंचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज। ओके, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है तो इसमें दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है। एयर है तो मतलब या तो एटमॉस्फेरिक एयर या फिर प्रेशर एयर है, ऑयल SF6 वैक्यूम तो नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है एटमॉस्फेरिक एयर। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर जो प्रेशराइज एयर है, या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो फोर्सफुली हम लोग एयर है वो आर्क पे रिलीज करते हैं जिसके वजह से वो इजीली आर्क क्वेंच हो सके। तो एयर ब्लास्ट डिफरेंट होता है और एयर ब्रेक डिफरेंट होता है। ओके, तो नॉर्मल एयर ब्रेक में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर है वही हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाई DI/dt एंड हाई dV/dt प्रोटेक्शन इज अचीव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ओके, ऑप्शन अगर आप देखोगे ध्यान से, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। स्नबर सर्किट इसका
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ स्नबर सर्किट जानना है तो यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया है। स्नबर सर्किट में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये आर और जो सी है ये SCR के पैरेलल में कंसिडर करते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ स्नबर सर्किट कहेंगे तो बेसिक स्नबर सर्किट अगर है तो वो प्रोटेक्ट करता है dV/dt, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में di/dt भी कहा है, इसके लिए हमें इंडक्टर है वो भी सर्किट में कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडक्टर है इट अपोजेस द सडन चेंज इन द करंट। सडन चेंज यानी कि बहुत ही कम टाइम में अगर मेरा करंट बहुत जल्दी से बढ़ रहा है तो ये उसको अपोज करेगा, बहुत जल्द बढ़ नहीं देगा। और जो कैपेसिटर होता है वो बहुत ही कम टाइम में वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, धीरे 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 दोनों बढ़ने के लिए काम करते हैं। इंडक्टर है वो धीरे धीरे करंट को पास करेगा और जो कैपेसिटर है वो धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ने देगा या फिर पास करने देगा। तो स्नबर सर्किट ये होता है SCR के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि बहुत ही जल्द वोल्टेज या फिर बहुत जल्द करंट के कारण वो डैमेज ना हो या फिर उसका फॉल्स ट्रिगरिंग ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर थेवेनिन्स थ्योरम। अगेन थोड़े लंबे क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको थोड़े लंबे ऑप्शन है, वीडियो पॉज करना और खुद से एक बार देखना क्या आपका करेक्ट आंसर आता है। ओके, तो आई होप आपने देख लिया होगा। ऑप्शन अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इट स्टेट्स दैट द एनी लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विथ अ वोल्टेज एंड करंट सोर्स कैन बी रिप्लेस बाय एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज रेजिस्टेंस। थेवेनिन्स थ्योरम पूछा है, तो थेवेनिन थ्योरम में क्या होता है, हम लोग एक थेवेनिन वोल्टेज VTH और एक थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करके निकालते हैं कि उसका वैल्यू क्या है। कुछ भी अगर करंट पूछा है, वोल्टेज पूछा है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। बी ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड पैरेलल विथ रेजिस्टेंस। तो ये किसका आंसर रहेगा, ये अगर आपको नॉर्टन्स थ्योरम पूछा तो ये नॉर्टन्स थ्योरम के लिए सही रहेगा। नॉर्टन्स थ्योरम में करंट सोर्स और पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है, थेवेनिन में वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर शोज द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अभी देखो उसका एप्लीकेशन भी आ गया। द वैल्यू ऑफ द RTH क्या रहेगा, तो इसके प्रोसेस के लिए क्या होता है, हमें सबसे पहले अगर वोल्टेज सोर्स है, सपोज अगर वोल्टेज सोर्स है, वी लिखता हूँ सिर्फ, अगर वोल्टेज सोर्स है तो इसे हमें शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, और अगर मेरा करंट सोर्स है तो इसे हमें ओपन सर्किट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग RTH का वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं सीरीज पैरेलल के हेल्प से। तो यहाँ पे जो मेरा नया सर्किट बनेगा, वोल्टेज सोर्स अगर मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो कुछ इस तरीके से मेरा नया सर्किट बनेगा, और हमेशा जहाँ से पूछा है ना उसके अपोजिट विपरीत दिशा से हमें फाइंड आउट करते आना पड़ेगा। यानी कि अगर रेजिस्टेंस मुझे इस डायरेक्शन से पूछा है तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट यानी कि यहाँ से मुझे सर्किट सॉल्व करते आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको डाउटफुल है सीरीज है कि पैरेलल है, काम करो नाम दे दो, ये A है और ये है पॉइंट नंबर B। अगर आप देखोगे A और B के बीच में ये 6 है और A और B के बीच में अगेन ये 2 कनेक्टेड है, यानी कि दोनों पैरेलल में है, ऐसा हम लोग इसको कह सकते हैं। तो इन दोनों का पैरेलल कितना आएगा, 2 पैरेलल विथ 6, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 8, करेक्ट, ये हो जाएगा 1.5। और फिर इसके साथ ये जो 2 ओम है ये इसके साथ सीरीज में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 ओम्स। जो ऑप्शन सी है वो मेरा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये कैसे आता है, 12 और 8 इन दोनों का प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन ऊपर आता है और इन दोनों का एडिशन है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला आएगा। ओके, इसके हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन ड्रॉबैक ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर इज। अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो उसका मेन डिसएडवांटेज या फिर उसका ड्रॉबैक है वो क्या है। अगेन थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपको रहेंगे, एग्जैक्ट ऑप्शंस होंगे नहीं होंगे शायद पता नहीं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो शायद ऑप्शंस अलग अलग रहेंगे, लेकिन मेन ड्रॉबैक्स ऑफ द 3 फेज ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो चलिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया आने वाले डिस्कॉम में या फिर ट्रांसकॉम में, तो आप क्या करेंगे ये देखते एक बार कितना करेक्ट आएगा आपका। ओके, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना। ऑप्शन है इन केस ऑफ फॉल्ट और लॉस वन फेज रिजल्ट्स टू द फॉल्ट और लॉस ऑफ द वन फेज रिजल्ट्स टू द कंप्लीट यूनिट शटडाउन। अगर किसी एक फेज में भी अगर फॉल्ट आया या फिर उसका एक फेज चला गया तो भी कंप्लीट यूनिट मेरा शटडाउन होगा। यस, ये
मेन ड्रॉबैक हो सकता है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप बाकी के भी ऑप्शन चेक करोगे, मोर कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्शन, तो ये ड्रॉबैक तो नहीं है, मतलब मेन ड्रॉबैक नहीं है। ओके, ड्रॉबैक कह सकते हैं लेकिन ये सबसे क्रिटिकल वाला ड्रॉबैक नहीं है। हायर रिपेयर कॉस्ट, इतना भी कुछ मैटर नहीं करता है कंप्लीट यूनिट शटडाउन के कंपैरिजन में। ग्रेटर डिफिकल्टी इन डायग्नोस्टिक फॉल्ट, नहीं, इतना नहीं होता है। एंड इंक्रीज मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी, नहीं। अगर ऑप्शन ए देखोगे तो इसका सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर एक फेज़ भी मेरा चला गया तो पूरा का पूरा सर्किट मेरा हट जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, यानी कि ये एक सिंगल फेज़ है, ये दूसरा फेज़ है और ये तीसरा फेज़ है। सपोज इसमें से अगर मेरा ये जो यूनिट है ये ख़राब हो गया, फिर भी मैं सिर्फ इस पार्ट को रिप्लेस करके दूसरा यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर ये जो 2 फेजेस है वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है, सिंगल 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, यानी कि एक ही साथ मेरे तीनों के तीनों फेज है, तो कोई भी अगर एक फेज चला गया तो मेरा कंप्लीट यूनिट है वो शट डाउन हो जाएगी। ये इसका मेन ड्रॉबैक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 4-point स्टार्टर इज यूज टू स्टार्ट एंड कंट्रोल द स्पीड ऑफ। ओके, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ओके, अगर नहीं पता है तो ढूंढोगे जाके 4-point स्टार्टर क्या होता है, 3-point स्टार्टर होता है, 4-point स्टार्टर होता है। इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे। कि चाहिए तो आपको हिंट के लिए या फिर रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैं डायग्राम प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कमेंट्स में मुझे बताओगे। डायग्राम देख के भी आप समझ सकते हो कि ये कौन से टाइप के मोटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका कमेंट में मुझे आंसर बताओगे कि 4-point स्टार्टर हम लोग किस मोटर के लिए यूज़ करते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। डिस्टेंस प्रोटेक्शन इज यूज फॉर, ऑप्शन देखो एक बार। डिस्टेंस प्रोटेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, या फिर कोई भी अगर ट्रांसमिशन लाइन रहेगा तो वहाँ पे डिस्टेंस प्रोटेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जितना ज़्यादा लंबा है ट्रांसमिशन लाइन उतना डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर है, मोटर है, जनरेटर है, उसमें डिस्टेंस इतना मैटर नहीं करता। लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का या फिर कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है उसका डिफरेंस भी हम लोग लॉन्ग, शॉर्ट, मीडियम करने के लिए डिस्टेंस ही देखते हैं, कितना किलोमीटर का उसका लाइन है वो, करेक्ट। तो इसलिए डिस्टेंस प्रोटेक्शन हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें Zone 1, Zone 2, Zone 3 ये जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बेसिस पे प्रोटेक्शन अपने जोन में है कि नहीं है, अपने जोन के बाहर है, इसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है ये सारी चीज़ें। ओके, बढ़ते हैं आगे। इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर द रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज एम्प्लॉयड व्हेन द लोड इज। ओके, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है या फिर आपको पता नहीं होगा, तो इसलिए डिस्कस करते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग तो आपने पढ़ा रहेगा कहीं ना कहीं पे। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, जो ब्रेकिंग का जो बैक ईएमएफ होता है अपना, वो ग्रेटर हो जाता है सप्लाई वोल्टेज के कंपैरिजन में। ओके, यानी कि एक नॉर्मल अगर मोटर है तो मोटर में क्या होगा, जो सप्लाई है वो ग्रेटर रहेगा लोड के मुकाबले, करेक्ट। लेकिन रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, जो लोड का या फिर जो बैक ईएमएफ होता है उसका वोल्टेज ग्रेटर हो जाता है सप्लाई से। तो इसके वजह से मोटर है वो एज अ इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह यहाँ पे बिहेव करती है और धीरे धीरे करके वो रुक जाती है अपोजिट डायरेक्शन में घूमने की वजह से, विच रिवर्स इज द डायरेक्शन ऑफ मोटर आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट उल्टा घूमने नहीं लगती है वो, एक्चुअल में अगर बात करूँ तो एक्चुअल में आर्मेचर जो करंट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण, और वो एज ए इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह बिहेव करती है। और ओवरहॉलिंग मोटर क्या होती है, तो ओवरहॉलिंग मोटर में भी मतलब सेम ही है। ओवरहॉलिंग मोटर इज बीइंग ड्रिवन बाय द लोड एंड इज कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी एक्टिंग एज ए जनरेटर। बेसिकली रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहो या फिर ओवरहॉलिंग मोटर कहो, फाइनल आउटपुट में वो एज ए जनरेटर की तरह ही बिहेव करती है। तो जनरेटिव ब्रेकिंग, मेरा रीजनरेटिव ब्रेकिंग उसी लोड के लिए पॉसिबल है जहाँ पे मेरा ओवरहॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पॉसिबल है, या फिर जिस लोड का ओवरहॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक बन सकता है। यानी कि अगर कोई लोड जनरेटर की तरह बिहेव करने के लायक रहेगा, कैपेबल रहेगा, तभी जाके वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो पाएगा, करेक्ट। अगर उसकी कैपेबल ही नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट। तो सिमिलरली ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि अगर ओवरहॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो पर्टिकुलर लोड का जनरेटर की तरह बिहेव करने के कैपेबल है, तभी जाके रीजनरेटिव ब्रेकिंग मेरा यहाँ पे पॉसिबल है। यही इस क्वेश्चन का मतलब था। ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग ट्रिकी हो सकता है लेकिन यही इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर नॉन रिवर्सिंग डीसी ड्राइव्स इट्स प्रेफरेबल टू यूज।
प्लगिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग विद सेपरेट एक्साइटेशन या फिर डायनेमिक ब्रेकिंग विद सेल्फ एक्साइटेशन। इन्होंने कहा है नॉन रिवर्सिंग डीसी ड्राइव, यानी कि कोई ऐसा एक ड्राइव है, मोटर है जो उल्टा नहीं घूम सकता, तो इसलिए प्लगिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग तो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, और सेल्फ एक्साइटेशन भी यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। डायनेमिक ब्रेकिंग विद सेपरेट एक्साइटेशन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉसफेट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी रेंजिंग बिटवीन, तो इसके लिए आपको मॉसफेट कितने हाई स्पीड पे स्विचिंग करता है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे हाईएस्ट स्विचिंग होता है इसका, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट मॉसफेट का होता है। आईजीबीटी का कितना होता है, बीजेटी का कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये स्टैटिक डेटा है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा 100 किलोहर्ट्ज़ टू 1 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर आप देखोगे पैटर्न तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, नेटवर्क्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और अभी हमने देखा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एनालॉग डिजिटल नहीं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो सभी टॉपिक करना इंपॉर्टेंट है डिस्कॉम के लिए, ऐसे हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसाजेस पैटर्न ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन ऑफ अ सीआरओ कैन बी यूज टू डिटरमाइन। तो कुछ लिसाजेस पैटर्न है, सीआरओ आपने यूज़ किया रहेगा कॉलेज में, तो कुछ इस तरीके से सीआरओ या फिर डीएसओ यूज़ किया रहेगा, राइट। तो जो सीआरओ है वो कुछ इस तरीके से हमें पैटर्न मिलता है, तो इसके हेल्प से हम लोग एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, वेवलेंथ, वोल्टेज या फिर नन ऑफ दिस। ओके, ध्यान से देखना, यहाँ पे इन्होंने सीआरओ के हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है लिसाजियस पैटर्न के हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सिग्नल। एम्पलीट्यूड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वोल्टेज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो सीआरओ के हेल्प से, ना कि लिसाजियस पैटर्न के हेल्प से। लिसाजियस पैटर्न के हेल्प से हम लोग और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कट्स कितने रहेंगे उसके बेसिस पे। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने ट्रिक्स वगैरह अपने कोर्स में डिस्कस किया है। क्लॉकवाइज अगर दिया रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिया रहेगा, तो पर्टिकुलर फेज एंगल पे कौन सी पैटर्न जनरेट होगा, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो बेसिकली फेज एंगल लिसाजियस पैटर्न को अगर आपके पास लिसाजियस पैटर्न है तो हम लोग फेज एंगल उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड-लियोनार्ड कंट्रोल इज बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल, फील्ड डाइवर्टर, फील्ड कंट्रोल या फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वर्ड-लियोनार्ड मेथड पता होना चाहिए। इसमें एसी मोटर, एक डीसी जनरेटर, एक डीसी मोटर होता है, जहाँ पे इस डीसी मोटर को कंट्रोल करने का काम करता है डीसी जनरेटर, और इस डीसी जनरेटर को चलाने का काम करता है ये एसी मोटर। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई से, एसी मोटर से हम लोग सबसे पहले जनरेटर रन करते हैं, और इस जनरेटर का जो फील्ड है वो हम लोग कंट्रोल करते हैं, एडजस्ट करते हैं, जिसके वजह से ये जो जनरेटेड वोल्टेज है, अपना जनरेटेड वोल्टेज है, ये एडजस्ट हो जाएगा, और ये एडजस्ट होने के वजह से जो कोई भी अपना स्पीड है वो कंट्रोल हो जाएगा। सो लॉजिकली हम लोग यहाँ पे ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, इसका जो सप्लाई वोल्टेज है वो कंट्रोल कर रहे हैं इस मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड है वर्ड-लियोनार्ड मेथड। ओके, करेक्ट, समझ में आ गया। एसी मोटर से रन करेंगे डीसी जनरेटर, और डीसी जनरेटर का फील्ड कंट्रोल करने की वजह से यहाँ पे ऑब्वियसली फ्लक्स कंट्रोल होगा, फिर उसका स्पीड कंट्रोल होगा, तो उसका ईएमएफ जो जनरेशन है वो कंट्रोल होगा, तो उसके वजह स्पीड नहीं कंट्रोल होगा, स्पीड तो हम लोग इससे रन कर रहे हैं, फ्लक्स कंट्रोल करने की वजह से जो ईएमएफ है वो वेरी करेगा, जो वोल्टेज वगैरह है वो, तो इसके बेसिस पे इसका जो इनपुट वोल्टेज है वो कंट्रोल हो जाएगा और स्पीड कंट्रोल हो जाएगा, स्पीड मोटर का। इन रीजनरेटिंग द फीडबैक द ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय, देखो कंट्रोल सिस्टम से भी क्वेश्चन आ गया। हमें पता है एक फॉरवर्ड ब्लॉक रहता है और एक फीडबैक पाथ रहता है यहाँ से यहाँ पे आने के लिए, और यहाँ पे भी कुछ सपोज एच ऑफ एस रहेगा फीडबैक पाथ, जो अपना कॉमन डायग्राम रहता है, ये होता है जी ऑफ एस, ये होता है आर ऑफ एस, और ये होता है अपना सी ऑफ एस। तो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है मेरा सी एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी एस अपॉन 1। अगर यहाँ पे फीडबैक मेरा निगेटिव है तो यहाँ पे आता है पॉजिटिव जी एस एच एस। ओके, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दिया है रीजनरेटिव फीडबैक। रीजनरेटिव फीडबैक मतलब जो फीडबैक दिया है वो
रीजनरेट कर यानी कि बढ़ रहा है वापस से आके, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक है बेसिकली। तो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे आएगा करेक्ट आंसर नेगेटिव, GS/1 माइनस GSHS यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कंट्रोल सिस्टम से ही है। मैसेज गेन फॉर्मूला हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? ओके, जिन्होंने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है उनको बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। क्या है इसका करेक्ट आंसर? यस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। डिटरमाइनिंग द ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिग्नल फ्लो ग्राफ का या फिर SFG का हम लोग ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला रहेगा, वीडियो पॉज करके देखना, अगर नहीं है पता नहीं है तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरेंटी इफेक्ट अकर्स ड्यू टू। फेरेंटी इफेक्ट बहुत ही कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हमें पता ही है। अगर रिसीविंग एंड का वोल्टेज मेरा सेंडिंग एंड से ज़्यादा है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज अगर मेरा सेंडिंग एंड से ज़्यादा है तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा फेरेंटी इफेक्ट है। तो ये किसके वजह से आता है? एक तो कह सकते हो कि यहाँ पे कैपेसिटेंस होने के कारण वहाँ पे आता है कैपेसिटेंस, या फिर चार्जिंग करंट भी आप कह सकते हो। कैपेसिटेंस के वजह से चार्जिंग करंट भी आता है, वहाँ पे चार्जिंग करंट आता है। या फिर अगर मेरा लाइटली लोडेड मेरी लाइन है तो भी वहाँ पे फेरेंटी इफेक्ट मुझे दिखाई देता है। या फिर मोस्टली लीडिंग पावर फैक्टर है, यानी कि इंटर रिलेटेड ही है। ये जो चारों टर्म है ये एक ही दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे उसमें से करेक्ट ऑप्शन आएगा, चार्जिंग करंट इन द ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि कैपेसिटिव इफेक्ट होने के कारण या फिर लाइटली लोड होने के कारण। व्हेन स्किन इफेक्ट अकर्स देन व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म इन द कंडक्टर। स्किन इफेक्ट पता है मुझे क्या होता है। स्किन इफेक्ट AC में मुझे दिखाई देता है, DC में दिखाई नहीं देता। इसमें क्या होता है, जो कुछ भी करंट है वो कंडक्टर के सरफेस से ज़्यादातर फ्लो होता है और बीच वाले पार्ट में नहीं फ्लो होता है। तो इसके वजह से क्या होता है मुझे दिखाई दे रहा है, अगर कंप्लीट एरिया में से मेरा फ्लो होता है ये जो कंडक्टर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा ज़्यादा होता। करेक्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा ज़्यादा होता, लेकिन स्किन इफेक्ट के कारण जो एरिया है, यूटिलाइज एरिया, उसका वैल्यू कम हो गया है। करेक्ट, उसका वैल्यू कम हो गया है और मिनिमम इसके वजह से रेजिस्टेंस का वैल्यू मेरा बढ़ गया, क्योंकि R क्या होता है, R इज इक्वल टू ρL डिवाइडेड बाय A या फिर एरिया। तो अगर एरिया का वैल्यू घटा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया तो उसके वजह से मैं कह सकता हूँ कि जो करंट का वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो करंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल ओवरऑल, तो यहाँ पे वो अलग होता है, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस अलग बनेगा, यहाँ का रेजिस्टेंस अलग बनेगा, बाहर का रेजिस्टेंस अलग बनेगा। तो उसकी वजह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरा अनइवन होता है। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट सेंसेस द एबनॉर्मल कंडीशन इन पावर सिस्टम। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मिस्टेक मत करना। इसका करेक्ट आंसर है रिले एबनॉर्मल कंडीशन को या फिर बेसिकली फॉल्ट को सेंस करता है, लेकिन फॉल्ट को हटाने का काम सर्किट ब्रेकर करता है। ओके, सेंस करने का काम हमेशा फॉल्ट को सेंस करने का काम करता है रिले। कैसे होता है, सपोज ये बस बार है या फिर उन्होंने दिया है, यहाँ पे कुछ एक फॉल्ट हुआ, तो इस फॉल्ट के कारण जो करंट है वो मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। करंट बढ़ा तो ये CT है वो उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट में करंट देगा, और जो आउटपुट का करंट है ये आगे कनेक्टेड है रिले कॉइल को। तो अगर करंट ज़्यादा बढ़ गया तो ये जो रिले कॉइल है ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये जो ट्रिप सर्किट है ये क्लोज हो जाएगा। तो इसके वजह से ये जो पाथ है वो कंप्लीट हो जाएगा अपना, और ब्रेकर मेरा ओपन हो जाएगा, जिसके वजह से ये जो फॉल्टी पार्ट है ये सर्किट में से या फिर सिस्टम से हट जाएगा। ओके, इसीलिए रिले फॉल्ट सेंस करने का काम करता है। CT सिर्फ मेजर करता है, लेकिन उस पर जो एक्ट करने का काम करता है सेंसिंग का, रिले का, वो सेंसिंग फॉल्ट एलिमिनेट करने के लिए जो सेंसिंग का काम करता है वो रिले करता है, ना कि CT करता है, ना ही CB करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। जितने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, ये लास्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द डायोड विच कैन चेंज ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट इन
ईदर डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज, ईदर यानी कि दोनों डायरेक्शन में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जेनर डायोड नहीं होगा, शॉर्टकी डायोड, टनल डायोड, एलईडी, ये सारे के सारे सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। जो डायक है अपना यानी कि डायोड विच वर्क्स ऑन एसी, DI यानी कि डायोड जो वर्क करता है एसी पे भी, यानी कि दोनों डायरेक्शन में ये फ्लो करने का काम करता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसका सिंबल भी इस तरीके से दिखेगा। सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, क्वेश्चन का पेपर का जो पैटर्न है वो क्या है, कौन से सब्जेक्ट मेरे इंपॉर्टेंट है। अगर देखेंगे तो सारे के सारे सब्जेक्ट अच्छे से करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करें, अगर आपको नहीं आइडिया आ रहा है कहाँ से हम लोग प्रिपेयर करें, तो अपना कोर्स भी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अमेजिंग इंजीनियर्स नाम है प्ले स्टोर पे, अगर आप चेक करते नहीं तो अगर आप ये वीडियो लैपटॉप वगैरह पे देख रहे हो तो डायरेक्टली QR कोड स्कैन करके भी आप अपना जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से मुझे बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली एक लाइक करना, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चंस कहीं पे भी यूट्यूब पे अपने अवेलेबल नहीं थे। ओके, तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और पेपर के साथ।